जी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का 2.5 वो है इक्विलिब्रियम एंड फोर्सेस। जी स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा था इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होगी। हमने पढ़ा था कि बॉडी जो है या तो वो रेस्ट में हो या तो वो मूव करे, चाहे वो लीनियर मोशन के अंदर है, चाहे वो रोटेटिंग मोशन के अंदर है, चाहे वो सर्कुलेटिंग मोशन के अंदर है, जैसे भी वो मूव कर रही है, चाहे वो सर्कुलेट कर रही है, किसी किस्म की भी उसके अंदर मोशन है, लेकिन उसके अंदर हमने कंडीशन रखी थी कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर मूव करे। यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी लीनियरली अगर हम ले तो आप कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होगी। अगर हम उसको किसी एंगल के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो उसका जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है कोई भी बॉडी जो है अगर वो इक्विलिब्रियम के अंदर आती है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि या तो बॉडी वो रेस्ट के अंदर हो या वो मूव करे, रोटेट करे, सर्कुलेट करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन टू से कि उसकी लीनियर वेलोसिटी और उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो। यानी उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन जो है हम लिख सकते हैं अ बॉडी एट रेस्ट और अ मूविंग रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन टू से जीरो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिक में ये भी पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम को हम सेटिस्फाई करने के लिए दो कंडीशंस को यूज़ करते हैं। दो कंडीशंस कौन सी है वो हम अब करने लगे हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें हमारे पास जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस किसी भी डायरेक्शन में, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन ऑल द डायरेक्शन सम अप होकर क्या आ जाए, जीरो दे दे। यानी कि मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास पॉइंटर है, इसकी ये बॉडी जो है अगर रेस्ट के अंदर है, अगर ये मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसके अंदर हमने फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये करनी है कि उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस फ्रॉम ऑल द साइड्स वो सम अप होके क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी ये बॉडी यहाँ तो रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट के अंदर ही रहे, इस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं किसी भी साइड से लग रही हैं वो सारी म्यूचुअली एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। यानी कि उनका सम जो है सिग्मा एफ जो है, सिग्मा जो है हम सम के लिए यूज़ करते हैं। एफ जो है हमारे पास फोर्स है, तो सिग्मा एफ जो है हमारे पास क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यानी कि ये बॉडी जो रेस्ट के अंदर है इस पर अगरचे हाल तो इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं बट ये बॉडी स्टिल रेस्ट के अंदर है। देयर विल बी नो मूवमेंट इफ यू अप्लाइंग नंबर ऑफ फोर्सेस in such a way that these forces or those forces cancel out and the body still remains at rest, then we say that what a body, that body is in equilibrium। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये बॉडी मूव कर रही है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम देखेंगे ये बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर और इस पर नंबर ऑफ फोर्सेस जो है अप्लाइंग हो रही है और उनका सबका सम जो है वो भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और ये बॉडी स्टिल जो है मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तब भी हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो हम जो है इसके अंदर कंसीडर करते हैं दो फोर्सेस को, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और दूसरी हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस। यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कुछ इस तरह, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इसके इस तरफ यानी राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जितनी भी फोर्सेस होंगी ये इनका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं अगर हम, तो इधर से और इधर से ये बॉडी है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पी में से कह लेता हूँ ये बॉडी है फॉर एग्जांपल, इस पे राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट इस पे तमाम फोर्सेस जितनी भी लगे उनका सम अप हो गया कि आ जाए, जीरो आ जाए, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम लेंगे। और अगर हम लेते हैं वर्टिकल फोर्सेस, ये वाली फोर्स यानी कि अपवर्ड, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, ये दोनों फोर्सेस जो हैं अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस जो हैं, जितने भी फोर्सेस अप से डाउन और डाउन से अप लगें ये भी म्यूचुअली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। हमारे पास जो वर्टिकल फोर्सेस का सम भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट कंडीशन है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देन वी से दैट द बॉडी सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन की, कंडीशन ऑफ सेकंड इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम एक आर्बिट्रेरी बॉडी लेते हैं, इस आर्बिट्रेरी बॉडी के दो पॉइंट्स के ऊपर जो है
इसके सेंटर पॉइंट O से सेम डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट A, इसे पॉइंट B कह लेते हैं, और ये मेरे पास पॉइंट A है। ये दो पॉइंट लिए मैंने, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट लिया मैंने B। ये इसका सेंटर पॉइंट है O। अब सेम डिस्टेंस पे पॉइंट O और से पॉइंट A और B के ऊपर सेम डिस्टेंस के ऊपर मैंने फोर्स लगाई। एक फोर्स लगाई मैंने लेफ्ट से राइट और दूसरी फोर्स लगाई मैंने राइट से लेफ्ट, यानी कि ये मेरे पास, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया फोर्स F पॉजिटिव और ऐसे F नेगेटिव के साथ। स्टूडेंट्स अब इस फोर्सेस तो लग रही हैं, अब फोर्स लगेगी जब इसके ऊपर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पॉइंट A के ऊपर, तो इसके बॉडी के अंदर जो है क्या पैदा होगा, टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, क्योंकि फोर्स लगा रहा हूँ। ये इसका पिवट पॉइंट O है, तो इस पिवट पॉइंट O के अराउंड जो है इस बॉडी ने टर्न करना है इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो इस बॉडी ने इस तरह टर्न करना है यहां से इस पॉइंट B से। तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखते हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो है म्यूचुअली क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर है। अगर हम सेम फोर्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये बॉडी रोटेट करना शुरू हो गई है। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इन फोर्सेस को कुछ इस तरह लगाना है कि ये फोर्सेस जो है एक दूसरे के ऑपोजिट तो लग रही हैं, लेकिन इनका जो टर्निंग इफेक्ट है वो ऑपोजिट नहीं है, यानी कि इसके अंदर क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। हमने कुछ इस तरह फोर्सेस इसके ऊपर लगे कि इसका जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, यानी टोटल टॉर्क जो है इनका वो जीरो हो जाए। तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, यानी कि उस बॉडी का जो मूवमेंट है वो भी एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे, यानी कि जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है और उतना ही क्या होना चाहिए हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दें। तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारे पास फोर्स जो थी वो हम लीनियरली बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। लीनियर मोशंस के अंदर फोर्स जो अपना रोल प्ले करती है कि जब बॉडी मूव कर रही होती है या बॉडी रेस्ट के अंदर होती है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ये कहता था कि अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है, यानी कि एक्सेलरेशन उस बॉडी के अंदर पैदा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इसी तरह टॉर्क जो है, टॉर्क के अंदर बॉडी अगर रोटेट कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, तो उसके अंदर जो है अगर टॉर्क आ जाता है तो टॉर्क भी वही रोल प्ले करेगा एंगुलर मोशन के अंदर, जिस तरह जो है लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास जो है फोर्स रोल प्ले करती है। टॉर्क जो है अगर उसका टॉर्क इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमारे पास जो टॉर्क होता है वो प्रोडक्ट होता है R इंटू एफ का, यानी हमारे पास जो टॉर्क है अगर हम इसे लिखते हैं इसके फॉर्म के अंदर, तो टॉर्क की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। हमारे पास एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, मूवमेंट आर्म और फोर्स का। तो यहाँ पे फोर्स और टॉर्क जो है ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह फोर्स जो है लीनियर मोशन के अंदर अपना रोल प्ले करती है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में, इसी तरह टॉर्क जो है वो एंगुलर मोशन के अंदर जो है अपना रोल प्ले करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम अल्फा कहते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे अगर टॉर्क जो है जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जिस तरह एफ हमारी जीरो हो जाए तो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन जो है ए जो है वो भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा हमारा। तो इस तरह हम कह सकते हैं हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है उसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट सम ऑफ ऑल द टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स ये तो हो गई हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो टाइप्स के लिहाज से भी यूजुअली हमारे पास मेजर जो है वो दो टाइप्स हम लेते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स ये दोनों डेफिनेशंस जो है, दोनों जो टाइप्स हैं, इनकी हम डेफिनेशन के अंदर हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। हमने कहा था अ बॉडी एट रेस्ट,
अगर बॉडी रेस्ट के अंदर है और इसके ऊपर लगने वाले तमाम फोर्सेस और तमाम टॉर्क जो है उनका जो रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, तो ऐसा जो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होता है उसे हम नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। कोई स्टैटिक का मतलब होता है जिसके अंदर मोशन ना हो, जो रुका हो। दूसरा हमारे पास आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर देखते हैं, जहाँ पे हमने नाम दिया था और मूविंग रोटेटिंग, कि बॉडी जो है मूव कर रही हो या रोटेट कर रही हो, तो ऐसा इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या कहलाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो दो कंडीशन हमने पढ़ी हैं, पहली कंडीशन हमारे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट सम ऑफ ऑल द टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो। देन द बोथ ऑफ द